नमस्कार दोस्तों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव आज आपको टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए डाइट किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में कुछ नियम और जानकारी देने वाला हूं, जिसको सुनने और समझने के बाद आपको टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने में या उसे मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। वी आर द सोल क्रिएटर ऑफ आवर डिसीज एंड हेल्थ, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी बीमारी या सेहत के रचयिता हम खुद हैं, ना कि कोई दूसरा। क्योंकि आज के समय में जितनी भी जानी जाने वाली बीमारियां, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से या लाइफस्टाइल डिसीज़ के नाम से जानी जाने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, इनके नाम से भी आपको ये बात बड़े आसानी से समझ में आ जाती होगी कि ये कहीं ना कहीं हमारे खाने जीने के तरीके पे डिपेंड हैं। और ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ये सभी हमारे फूड के ऊपर डिपेंड है। कहीं ना कहीं वो हमारे फूड से जुड़े हुए हैं। हमारे बॉडी में रिपेयर किस तरह से हो रहा है, उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और उसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, ये सभी चीज़ें हमारे खाने के ऊपर डिपेंड हैं। हमारे बॉडी में ईज कितना होगा, मीन्स हम कितने आनंद में रहेंगे, ये भी डिपेंड करता है हमारे फूड के ऊपर। हम डिसीज में रहेंगे, मीन्स डिस प्लस ईज, मीन्स हमारा आनंद कब कम हो जाएगा, यानी हम कब डिसीज में हो जाएंगे या हम कब बीमार हो जाएंगे, ये भी डिपेंड करता है हमारे फूड के ऊपर। तो आज के समय में दोस्तों देखेंगे कि एक इंसान खाना या फूड को किस नज़रिए से देखता है, उस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और किस तरह से हमारा खाना होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम पूरी बातों को आगे आपको बताएंगे। आज आप देखेंगे कि एक गाड़ी का इंजन अपना टैंक फुल होने के बावजूद भी जब इंजन चल रहा होता है, गाड़ी चल रही होती है, तो वह इंजन एक ज़रूरत के हिसाब से ही फ्यूल लेता है। टैंक में कितना भी फ्यूल भरा हो, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्यूल लेता है। लेकिन हम एक इंसान अपनी ज़रूरत को ध्यान में न देखते हुए, यानी हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है इसको ध्यान में न रखते हुए या इसकी जानकारी न होते हुए, हम अपना फूड अपने टेस्ट के हिसाब से खाते हैं। और वो भी हम बोल सकते हैं कि हमारी एक अनकंट्रोल ईटिंग होती है, और वो अनकंट्रोल ईटिंग हमारी टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अनुसार होती है। तो हम आपको बस बताना ये चाह रहे हैं कि एक गाड़ी है, इंजन उसका जो है अपने कंट्रोल फीडिंग में रहता है, हमेशा कंट्रोल फीडिंग करता है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका इंजन फ्यूल लेता है। लेकिन हम अपने टेस्ट के हिसाब से फ्यूल लेते हैं, और यही अनकंट्रोल ईटिंग हमारी बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए हम इस बात पे बराबर जोर देते हैं कि वी आर द क्रिएटर। वी आर द क्रिएटर मीन्स हम ही इसके रचयिता हैं। वी आर द रिस्पॉन्सिबल, मतलब हम ही इसके जिम्मेदार हैं। मतलब बीमारियों के कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं, उसके क्रिएटर हम खुद हैं। और इस बात को ही हम आपको बताने के लिए ये डाइट प्लान लेकर आए हैं। आपको डाइट के बारे में बताएंगे, लेकिन दूसरी बात एक बताना चाहेंगे कि जैसे ही डाइट की बात आती है, हर किसी के दिमाग में डाइट की बात आते ही डाइट और डाइटिशियन का चेहरा सामने आता है। और डाइट के बाद बात दिमाग में आती है कि अरे, डाइट का मतलब हो गया कि मुझे कुछ सूप पीना पड़ेगा, कुछ जूस पीना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसी डाइट या ऐसे कुछ खाने बताएगा डाइटिशियन कि जो हमारे टेस्ट बड को मीन्स एक्सेप्ट नहीं करता है, मीन्स हमारे फीलिंग्स के हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे मन के मुताबिक नहीं है, ऐसी कुछ डाइट होगी। तो दोस्तों बात यहाँ पर भी ये सही है कि हमारी डाइट और डाइटिशियन की जब बात आती है, तो डाइट और डाइटिशियन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए।
ये डाइट हमारे मुताबिक होनी चाहिए, हमारे टेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे के मुताबिक होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक डाइटिशियन आपको डाइट देता है तो वहाँ पर आपको समझने की बात है कि हम डाइटिशियन के पास जब जाते हैं, वो डाइटिशियन हमें डाइट प्लान बना करके देता है और हमें महीना, 2 महीना, 4 महीना फॉलो करने की बात होती है और हम उसको फॉलो भी करते हैं, वहाँ पर रिजल्ट भी हमें मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि हम उस डाइट के बारे में कुछ नहीं जानते रहते हैं। ये डाइट क्यों लेना चाहिए, कैसे लेते हैं, किस तरह से काम करती है, बॉडी के सिस्टम में वो किस तरह से काम करती है, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें नहीं रहती है। और उस बीच में हमें रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम डाइट प्लान या उस डाइट को फॉलो करना बंद कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में अब कुछ चेंजेस फिर पहले के जैसे होने लगे और फिर हम ये दोष देते हैं कि डाइट काम की नहीं है या ये इस तरह से हम नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें बराबर नहीं है, या लोग जैसे नॉर्मल शब्दों में बोल देते हैं कि ये तो बकवास है, डाइट किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों आज हम डाइट के बारे में ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि डायबिटीज़ रिवर्सल में हम जो आपको डाइट बताते हैं ये डाइट आपके मुताबिक होती है, ये आपके टेस्ट के हिसाब से होती है, किसी प्रकार का ज़बरदस्ती लोड आपको नहीं दिया जाता है। बस इसमें ध्यान देने की बातें ये होती हैं कि कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और अगर आप उस रूल्स को फॉलो करते हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हुए डाइट को टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो वो डाइट आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। और वो डाइट जब आप लाइफ लॉन्ग फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हेल्दी हो रहे हैं, आपकी बीमारियां रिवर्स हो रही हैं। तो इस तरह से अगर आपको डाइट दिया जाए तो ये डाइट भी आप बड़े आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई दबाव या तनाव नहीं रहेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डाइट यानी फूड और बॉडी के रिलेशन को समझना पड़ेगा। फूड किस तरह से बॉडी में काम करता है, हमारा फूड किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है बीमारियों के लिए और किस तरह से वो अगर हम उसको कंट्रोल में यूज करते हैं फूड को तो वो बीमारियों को रिवर्स करने में भी किस तरह से हेल्प करता है। इन सब बातों को आपको सीखना पड़ेगा, मीन्स उसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा, उसके लिए एजुकेशन लेना पड़ेगा। और हम वही काम करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, आपको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जब कोई भी चीज़ समझ में आ जाए कि हमें ये क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ये कैसे बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है, तो उस समय आपको डाइट को फॉलो करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप किसी की ज़बरदस्ती की डाइट ज़िंदगी भर कभी भी फॉलो नहीं कर सकते हैं, इस बात को हम भी समझते हैं। इसलिए आपको हम एक एक बात को और एक एक सिस्टम के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और उसी बात को हम बार बार जोर देते हुए आपको बोलते हैं कि जब आप साइंस के हिसाब से पूरी बात को समझेंगे तो ये बात आपको भी समझ में आ जाएगी कि मुझे डाइट किस तरह से फॉलो करनी चाहिए और उसका बेनिफिट क्या होता है। तो इस तरह से अब हम आपको डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट प्लान के लिए रूल नंबर 1 की बात करेंगे। यहाँ पर रूल नंबर 1 इस तरह से है कि हमें हमारे बॉडी के हिसाब से हमारे वाटर का इंटेक होना चाहिए। अब वाटर के इंटेक की बात करेंगे हम तो हमारा अप्रोप्रिएट इंटेक ऑफ वाटर होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हमें उसकी भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज आपको एक बताना चाहेंगे हम कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, अगर उसको ध्यान दें तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट 70% वाटर से बना हुआ है। 70% वाटर है, लेकिन हम पानी दिन भर में कितना पीते हैं या कितना पीना चाहिए इसकी जानकारी हमें नहीं है। हर एक इंसान खाना खाने के टाइम 1-2 गिलास पानी पी लेता है या बीच बीच में कभी 1-2 लीटर पानी का इंटेक हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से हर कोई अगर 3 से 4 लीटर का पानी का इंटेक करता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसका कारण भी आपको बताएंगे हम। जब पानी का इंटेक हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा अच्छे से काम करेगा। जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल तैयार होता है या टॉक्सिन्स तैयार होते हैं उसको एक्सक्रीट करने में ये पानी हेल्प करेगा। और इस तरह से अगर हमारा पानी का इंटेक
दिन भर में 3 से 4 लीटर होता है, तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करता है और हमारे बॉडी के सेल्स भी काफ़ी ईज में रहते हैं। दूसरे नियम की बात करेंगे हम, अप्रोप्रिएट मेटाबॉलिक रेस्ट। जब भी अप्रोप्रिएट मेटाबॉलिक रेस्ट की बात आती है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये मेटाबॉलिक रेस्ट क्या है। जब भी हम कोई फूड का इंटेक करते हैं, फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से हो करके जब मेटाबोलाइज होता है तो वहाँ पर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक 2 प्रोसेस कंप्लीट होते हैं और इन 2 प्रोसेस होने में बॉडी को के ऊपर एक मेटाबॉलिक बर्डन होता है और मेटाबॉलिक बर्डन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना ज़्यादा लोड होगा, मीन्स फूड का इंटेक जितना ज़्यादा होगा, ये बर्डन भी मेटाबॉलिक बर्डन ज़्यादा होगा। तो इस मेटाबॉलिक बर्डन को कम कैसे करेंगे? उसको कम करने के लिए हमारे हिसाब से आपको फूड को 2 पार्ट में, मीन्स फूड का जो टाइमिंग है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स 12 घंटे का हमें ईटिंग विंडो रखना पड़ेगा और 12 घंटे का फास्टिंग विंडो। 24 आवर्स में अगर हम 12 घंटे में अपना पूरा फूड फिनिश करते हैं और 12 घंटे बॉडी को रेस्ट देते हैं तो उस रेस्ट के टाइम में हमारी बॉडी जो मेटाबॉलिक बर्डन कम होगा, तो जो सेव की हुई एनर्जी है उस सेव की हुई एनर्जी से बॉडी रिपेयर और ग्रोथ के लिए हेल्प मिलेगा। और चूँकि जब भी हम कोई भी रिवर्सल के जर्नी में जाएंगे, डायबिटीज़ रिवर्सल के प्रोसेस में जाएंगे, तो उस समय हमें काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो हीलिंग हमें कैसे मिलेगी? मेटाबॉलिक रेस्ट देने के बाद जो एनर्जी हमारी सेव होगी वो एनर्जी हीलिंग के लिए यूज में आएगी और इस तरह से हम बॉडी को मेटाबॉलिक रेस्ट देंगे तो हमारी हीलिंग प्रोसेस अच्छा होगा। तो इस तरह से मेटाबॉलिक रेस्ट के लिए हमें बॉडी में फूड का इंटेक 2 पार्ट में डिवाइड करके करना पड़ेगा, यानी 12 आवर्स का फास्टिंग विंडो रखना पड़ेगा और 12 आवर्स का ईटिंग विंडो। अब 12 आवर्स का ईटिंग विंडो कैसे रखेंगे उसमें भी हम आपको ऑप्शन देंगे। समझो आपको सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक की 12 घंटे में आपको खाना फिनिश करना है। तो अब आप 12 घंटे में खाने को किस तरह से डिवाइड करके खाना है, इस बात को हम आपको बताएंगे कि आप इस 12 घंटे की जो ईटिंग विंडो है इसमें आप 4 बार भी अपना खाना मील ले सकते हैं, आप 3 बार में भी डिवाइड करके ले सकते हैं और आप 2 टाइम में भी डिवाइड करके ले सकते हैं। तो वो आपकी सुविधा के हिसाब से होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप किस तरह से लेना है। मीन्स आप अपनी सुविधा के हिसाब से 2 टाइम भी मील फॉलो कर सकते हैं, आप 3 टाइम का भी मील फॉलो कर सकते हैं, आप 4 टाइम का भी मील फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि हमें 12 घंटे के अंदर ही ईटिंग विंडो को यूज करते हुए करना है। 12 घंटे का रेस्टिंग विंडो ध्यान रखना है, 12 घंटे का हमारा रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए। नियम नंबर 3 में हमें अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी ऑफ मील, जो अभी हमने बताया। तो अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी ऑफ मील में जो हमने 12 घंटे की ईटिंग विंडो बताया उसमें भी आपको मील की फ्रिक्वेंसी भी एक निश्चित होनी चाहिए। और वो निश्चित आपको अपने हिसाब से निश्चित करना है कि हम 2 टाइम का मील फॉलो करें, 3 टाइम का मील फॉलो करें या 4 टाइम का मील फॉलो करें। लेकिन इसमें अच्छा कौन सा होगा? मेरे हिसाब से अगर आप 3 मील फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह एक आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, दोपहर को आप लंच कंप्लीट कर लेते हैं और शाम को डिनर कर लेते हैं। आप इस तरह से 3 मील अगर दिन भर में फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। चौथा रूल है 1 मील अनकुक्ड थ्रू आउट द डे। पूरे दिन भर में जो भी मील हम फॉलो कर रहे हैं उस मील में 1 मील हमारा अनकुक्ड होना बहुत ज़रूरी है, या पूरे मील का 1/3 पोर्शन हमारा अनकुक्ड होना ज़रूरी है। अब वो अनकुक्ड को भी हम दिन भर में डिवाइड करके भी खा सकते हैं या सैलेड के रूप में यूज कर सकते हैं और वेजिटेबल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये किस तरह से यूज करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पूरे दिन में जो हमारा 12 आवर्स का ईटिंग विंडो है
उसमें हमारा 1 मील अनकुक्ड होना बहुत ज़रूरी है, यानी पूरे फूड पोर्शन का 1/3 पोर्शन हमारा अनकुक्ड होना चाहिए। रूल नंबर 5, पांचवा नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पुराने वीडियो को अगर आपने हमारे देखा होगा तो उसमें आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि हम हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि हमारा जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम होना चाहिए। तो पूरे 24 आवर्स में हमारा बॉडी में जो ग्लाइसेमिक लोड जो जा रहा है फूड के थ्रू, ये 25 ग्लाइसेमिक लोड से नीचे होना चाहिए। अगर हमारा दिन भर का फूड का जो इंटेक है उसमें ग्लाइसेमिक लोड अगर 25 के नीचे हम फॉलो करते हैं तो हमें डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी में ये काफ़ी हेल्प करता है। अब ये 25 को कैसे समझना है, यहाँ पर आपको ग्लाइसेमिक लोड को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ग्लाइसेमिक लोड ही पूरे सिस्टम को गड़बड़ करके रखा हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने ग्लाइसेमिक लोड के बारे में आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि एक ग्लाइसेमिक लोड 20 यूनिट्स ब्लड शुगर को बढ़ाता है, तो 25 ग्लाइसेमिक लोड 500 यूनिट शुगर को बढ़ाएगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी में अगर थोड़ा बहुत भी इंसुलिन बन रहा है तो 1 यूनिट इंसुलिन 50 यूनिट ब्लड शुगर को यूज कर लेता है। तो अगर 500 यूनिट ब्लड शुगर हमारे ब्लड में आ रहा है तो उसको अगर 10 यूनिट भी इंसुलिन बन रहा है हमारे बॉडी में तो ये इसको मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पर हमें कोई गोली की या कोई टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम बार बार आपको ये प्रेशर के साथ जोर दे करके बोल रहे हैं कि आपका ग्लाइसेमिक लोड 25 यूनिट से कम होना चाहिए। ये 25 यूनिट से जितना कम होगा उतना कम इंसुलिन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और उतना कम इंसुलिन हमारा बॉडी अगर आराम से बना लेता है तो हमें ना किसी टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे हमारे बॉडी में ग्लाइसेमिक लोड कम होगा तो हाइपर इंसुलिनीमिया भी धीरे धीरे कम होगी, मीन्स इंसुलिन का लेवल भी कम रहने लगेगा। और जब इंसुलिन का लेवल कम होने लगेगा तो आप देखेंगे कि बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जो प्रोसेस था वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। मीन्स वहाँ पर जो बॉडी में इंसुलिन और सेल्स का जो झगड़ा चल रहा था वो झगड़ा भी धीरे धीरे कम होगा, और धीरे धीरे हमारे पैंक्रियाज को जब लोड कम पड़ेगा तो उसके सेल्स में बीटा सेल्स जो है वो रीजनरेट होने लगेंगे। तो आप देखेंगे कि जब बीटा सेल्स रीजनरेट होने लगेंगे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और इस तरह से अगर हम लो ग्लाइसेमिक लोड के डाइट को कुछ समय तक, मीन्स 6 महीना 1 साल तक इसको फॉलो करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा पैंक्रियाज काफ़ी हेल्दी होने लगेगा और वो बीटा सेल्स उसके रीजनरेट होने लगेंगे और वो काफ़ी अच्छी तरीके से यानी सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन बनाना चालू कर देगा, जिससे कि अगर हम बाद में फ्यूचर में कुछ ग्लाइसेमिक लोड बढ़ा भी देते हैं तो भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारी बॉडी उसको मेंटेन कर लेगी। तो अगला नियम हमारे नॉन वेज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही डाइट की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आने लगती है कि हमें वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, मीन्स हमें वेजिटेबल ही केवल खाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। नॉन वेज वाले के लिए तो मैं समझता हूँ कि डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी और भी आसान हो जाती है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल है, उसको फॉलो करना है तो आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। नॉन वेज के लिए रूल इस तरह का है कि आप जब भी कभी नॉन वेज खाएं तो आप उसकी डबल क्वांटिटी में वेजिटेबल्स खाएं। अगर आप 100 ग्राम नॉन वेज खा रहे हैं, आप 100 ग्राम चिकन खा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 200 ग्राम वेजिटेबल यूज करना ज़रूरी है। यह वेजिटेबल आपका 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, लेकिन 200 ग्राम कंपलसरी है। इस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डायबिटीज़ की डाइट को या मीन्स रिवर्सल की जर्नी में ये जो डाइट आपको बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये डाइट आपके हिसाब से होगी, ना कि किसी दूसरे की मर्ज़ी से। आपको बस केवल और केवल फॉलो करना है। तो एक ही चीज़
25 ग्लाइसेमिक लोड से नीचे का आपका फूड होना चाहिए, आपकी डाइट होनी चाहिए। उसमें प्रोटीन का परसेंटेज या फैट का परसेंटेज कितना भी होगा वो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल ग्लाइसेमिक लोड को मेंटेन करना है। और अगर आप देखते हैं कि आप ग्लाइसेमिक लोड को मेंटेन करते हैं तो आपको डायबिटीज़ रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इस तरह से अब हम आपको ये रूल्स को फॉलो करते हुए, रूल को ध्यान में रखते हुए हम आपको दिन भर की थोड़ा सा डाइट का एक मतलब आइडिया देने की कोशिश करूँगा, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी डाइट खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आप बना सकते हैं और आप उसको फॉलो करने में भी आपके लिए आसानी हो सकती है। तो आपको ब्रेकफास्ट के बारे में हम बताएंगे कि आपका फर्स्ट जब आप सुबह में उठते हैं तो सुबह में आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट एक आपका आइडियल होना चाहिए और वो आइडियल सलाद के रूप में होना चाहिए। और ये सलाद कैसा होगा, इसमें आप 3 से 4 प्रकार की सब्जियां यूज कर सकते हैं। इन सब्जियों में आप टोमेटो ले सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं, आप कैबेज या कुकम्बर, ये 2 से 3 प्रकार की सब्जियों को आप ऐड करके कट करके आप मिक्स कर लेते हैं। और उसमें उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप थोड़े से कम मीठे फ्रूट्स, जो कि कम मात्रा में होनी चाहिए, ग्रेप्स या अनार के दाने उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये आपके सलाद को थोड़ा सा टेस्टी बना देता है। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ सॉल्ट यूज कर सकते हैं और साथ में कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आप नट्स भी यूज कर सकते हैं। आप नट्स को यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी हेल्दी सलाद बन जाता है। इसके अलावा आप सीड्स यूज कर सकते हैं, तो सीड्स को अगर ऐड कर लेते हैं तो आपके लिए एक हेल्दी सलाद बन जाता है। और अपनी टेस्ट के हिसाब से उसको बना करके और अपने भूख के हिसाब से आप इस सलाद को ब्रेकफास्ट में यूज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा। क्योंकि आपको हमने रूल में भी एक चीज़ बताया कि हमारा फूड अनकुक्ड होना चाहिए। और अनकुक्ड का बेनिफिट क्या है वो भी हम यहाँ आपको बताएंगे कि जैसे ही हम फूड को कुक करते हैं तो कुक करने के बाद 60 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही जाता है तो हमारे बॉडी मीन्स फूड के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनको हम जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अगर इनको ध्यान से आप समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इनके जो केमिकल अरेंजमेंट है, ये हीट करने के बाद, टेम्परेचर ज़्यादा में पकाने के बाद इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये डी-अरेंज हो जाता है। और डी-अरेंज होने का मतलब ये हमारे काम के लिए नहीं रहता है, हमारे बॉडी को यूज में नहीं आता है और वो हेल्थ नहीं देता है। मीन्स जो भी न्यूट्रिशंस हम लेना चाहते हैं वो हमारे बॉडी को नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर जब हम अनकुक्ड सैलेड यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और ये जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे तो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम्स को भी ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट के बाद आपको हम बताएंगे कि आप इस ब्रेकफास्ट को दूसरे तरीके से भी, जैसे आपने, हाँ इसमें हम एक चीज़ बताना भूल गए आपको, आप इसमें ओलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी ऑयल यूज़ कर देते हैं तो आपको यहाँ फैट भी मिल गया, आपको प्रोटीन भी मिल गया और आपको लिमिटेड मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया। अब हम दूसरे तरीके से भी आप सलाद बना सकते हैं। इसमें आप कर्ड यानी दही को भी मिक्स करके एक अलग प्रकार का टेस्ट लेने के लिए आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कभी टेस्ट बदलने के लिए थोड़ा सा सेमी कुक करके भी आप बना सकते हैं। और आप इस तरह की रेसिपी अगर नेट्स पर यानी यूट्यूब वगैरह पर भी चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रेसिपी मिल जाएंगी। बस आपको रूल को ध्यान में रखते हुए रेसिपी बनाना है और अलग अलग टेस्ट के हिसाब से आप अलग अलग रेसिपी बना करके खा सकते हैं। दूसरा, अगर आप नॉन वेज हैं तो आप वहाँ पर एग को वेजिटेबल्स के साथ में यूज कर सकते हैं या एग को कुकम्बर, ककड़ी, खीरा के साथ में आप खा सकते हैं। यानी आपने समझो 2 से 3 बॉयल एग ले लिया और आप थोड़ा सा खीरा ककड़ी काट करके ले लिए
तो आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर रूल को फॉलो करते हुए आगे अपनी डाइट बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें ये कितना इजी और अच्छा डाइट हो रहा है और जो कि हेल्दी है। अब हम लंच पे चलते हैं। लंच में आपको लो ग्लाइसेमिक लोड की रोटी खाना है। अब लो ग्लाइसेमिक लोड की रोटी ऐसा है कि आपको मेरे पास से कुछ चार्ट मिल जाएंगे, आपको दे सकता हूँ, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन से फूड को हमें सेलेक्ट करना है, मीन्स कौन से ग्रेन को सेलेक्ट करना है जिसमें कि ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा न हो। यानी लो ग्लाइसेमिक लोड वाले ग्रेन्स को सेलेक्ट करके आपको अपने रोटी को बनाना है, उसका आपको आटा बनाना है। अब लो ग्लाइसेमिक लोड को समझने के लिए आप गूगल पे भी अगर जा कर के चेक करते हैं तो कौन से ग्रेन में ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है और कौन से ग्रेन में, किस ग्रेन में ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो लो ग्लाइसेमिक लोड वाले ग्रेन्स को सेलेक्ट करके अगर आप रोटी बनाते हैं तो वहाँ पर आपको लो ग्लाइसेमिक लोड मेंटेन करने में आसान हो जाएगा। और साथ साथ में आपको उसकी क्वांटिटी को कम यूज करना है और आपको सब्जी की मात्रा को बढ़ा करके खाना है। अगर आप देखेंगे कि आप सब्जी बढ़ा करके खा रहे हैं, सब्जी की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो वहाँ आपको फीलिंग भी होती है, आपका पेट भी भर जाता है और आपकी भूख भी खत्म हो जाती है और आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है और आपका लो ग्लाइसेमिक लोड भी वहाँ मेंटेन हो जाता है। तो आप इस तरह से, अगर आप दूसरी बात हम बताएंगे आपको कि आपको अगर लो ग्लाइसेमिक लोड का आटा बनाने में दिक्कत होती है तो कुछ मार्केट में भी रेडीमेड आटा इस तरह से मिलते हैं जो काफ़ी लो ग्लाइसेमिक लोड के होते हैं। वो लो ग्लाइसेमिक लोड का अगर आप आटा मार्केट से लेकर के भी यूज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। अब सब्जी की बात आती है तो सब्जी में भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हाई ग्लाइसेमिक वाले कुछ वेजिटेबल्स हैं उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे पोटैटो है या बीट रूट। तो इस तरह से अगर हम हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली कुछ सब्जियों को छोड़ दें तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं कि जिनका लो ग्लाइसेमिक लोड है और उनको हम बड़े आसानी से कितनी भी क्वांटिटी में, कितनी भी मात्रा में खा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन सब्जी को और रोटी को यूज करते हैं और साथ में फिर से हम सलाद यूज कर सकते हैं अपनी टेस्ट और अपनी भूख के हिसाब से, तो ये हमारे लिए ये लंच काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है और हमें काफ़ी हेल्दी फील होता है। साथ में हम अलग अलग दिनों में टेस्ट के लिए कुछ रायता टाइप का बना सकते हैं, कर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने लंच में लो ग्लाइसेमिक लोड का आटा यूज करते हुए आप चपाती यूज कर सकते हैं, आप पूरी बना करके खा सकते हैं, पूरी सब्जी खा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमारा ग्लाइसेमिक लोड मेंटेन रहे, उसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसको मेंटेन करने के लिए हमें सब्जी की मात्रा को बढ़ा देना है, वहाँ सलाद बढ़ा देना है। आप टेस्ट के लिए कभी कर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब हम डिनर पे चलते हैं। तो डिनर के लिए आपको यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर नॉन वेज वाला है तो वो चिकन या फिश यूज कर सकता है, अपने टेस्ट के हिसाब से वहाँ पर उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग रेसिपी बना करके यूज कर सकता है। वहाँ पर भी फॉलो करने की बात अगर आती है तो ध्यान देना है कि हमारा जितना भी नॉन वेज है उसका डबल क्वांटिटी में अनकुक्ड यानी वेजिटेबल्स होना चाहिए और वो सलाद के रूप में हो सकता है। इसके अलावा आप अगर नॉन वेज के अलावा वेजिटेरियन हैं तो वहाँ पर आप पनीर ले सकते हैं, पनीर टिक्का बना सकते हैं। पनीर टिक्का के अलावा पनीर की बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज होती हैं जो वेजिटेबल्स के साथ में बनाई जाती हैं और वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप एग ऑमलेट यूज कर सकते हैं। इसके भी अलावा आप मिक्स वेजिटेबल्स का सूप बना करके यूज कर सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल्स का सांभर बना करके आप खा सकते हैं, जिसमें आप अधिक से अधिक घी वगैरह डाल करके अगर खाते हैं तो वो काफ़ी हेल्दी हो जाता है और वहाँ ग्लाइसेमिक लोड भी कम मेंटेन होता है। तो इस तरह से आप अगर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना डाइट बनाते हैं तो एक रफली आपके दिमाग में आइडिया आ जाता है कि हम इस तरह से 3 मील को अगर दिन भर में फॉलो करते हैं तो हमारा दिन भर का मीन्स खाने की जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाती है
और बॉडी को ज़रूरत भर यानी सफिशिएंट मात्रा में विटामिन्स यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की पूर्ति हो जाती है। तो हम लास्ट में आपको फिर से बताना चाहेंगे कि दिन भर में हमारे पूरे ग्लाइसेमिक लोड को अगर हम 25 से मेंटेन करते हुए अपनी डाइट को बनाते हैं तो वहाँ पर हमें टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प मिलता है और उसे मैनेज करने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप डायबिटीज़ को, ब्लड शुगर को तो किसी भी हाल में मेंटेन कर लेते होंगे, लेकिन अगर आप किसी भी हाल में उसको मेंटेन कर लेते हैं और अगर विदाउट डाइट आप मेंटेन करते हैं और आप गोलियों के सहारे मेंटेन करते हैं तो आप उसके बदले में कहीं ना कहीं बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। बॉडी आपकी कहीं ना कहीं उसका भुगतान अलग तरीके से कर रही है। इसलिए मैं आपको जोर दे करके इस बात को बोलता हूँ कि आपको डाइट से अगर आप डायबिटीज़ को मेंटेन करते हो तो आपकी लाइफ और लॉन्ग हो जाती है। आपके बॉडी के और भी जो दूसरे पार्ट्स हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं और इसीलिए आपको डाइट को फॉलो करना है। ये डाइट को ध्यान में रखते हुए आपको आगे की भी लाइफ को जीना है और चलना है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आप फूड को एज ए मेडिसिन यूज करना जिस दिन सीख जाएंगे और इसको समझ करके करने लगेंगे तो आप डायबिटीज़ ही नहीं, आपके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से जुड़ी हुई बीमारियां हैं ये सभी ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों जब आप देखेंगे कि आप एजुकेट हो रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, उससे आपकी जानकारी बढ़ रही है, तब उस समय आपको बीमारियों के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी बॉडी के पार्ट्स को समझने लगेंगे, अपनी बीमारियों को समझने लगेंगे, तब आप अपने लिए, खुद के लिए जिम्मेदार होना सीख जाएंगे। तब आपकी बीमारियां आपके कंट्रोल में होंगी और जब आपकी बीमारियां आपके कंट्रोल में होंगी तो आप देखेंगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ सेव कर सकते हैं, आपकी एनर्जी भी सेव होगी, आपका पैसा भी सेव होगा और आप जो है लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मेरा एक ही मकसद है इस वीडियो को बनाना, आप लोगों के तक भेजना कि आप लोग एजुकेट हों, आप लोग सीखें, अपनी लाइफ को, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें और अपनी बीमारियों का कंट्रोल अपने हाथ में लें। और इसी के साथ में हम नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और बातों के साथ में, कुछ और नई चीज़ों के साथ में मिलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मेरे साथ सीखने के लिए तैयार होंगे। और आपको अगर इस तरह से किसी भी प्रकार का हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो उसमें आप हमारा नंबर मिलेगा आपको, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमें आपको हेल्प करने में काफ़ी खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों।